हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी रात्रि 8 बजे वाली क्लास स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है। किसके लिए? यूपी पुलिस के लिए। और आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखा होगा, हमने अमर उजाला अखबार की कटिंग डाली है, जिसमें ये न्यूज़ आई है कि बहुत ही जल्दी लगभग 35,000 पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। लगभग 35,000 की बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो आप सभी जो लोग अभी तक स्टडी नहीं कर रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, जुड़ जाइए वो और अभ्यास को और मेहनत को और बढ़ा दीजिए। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे वो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो लोग पहले से कर रहे थे वो अपनी मेहनत को थोड़ा और बढ़ा दें। ठीक है, तो आज हम फिर से एक बार, हमने कल भी 60 प्रश्न लेकर आए थे। आज 60 प्रश्नों वाला ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 60 प्रश्न लेकर आए हैं। आज एक बार फिर से हिंदी के बेहतरीन पुलिस की वैकेंसी आने वाली है ना? पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, और आप सभी हमारी क्लास से जुड़ जाइए रात्रि 8 बजे। तो जो लोग नए हैं, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, वो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? आमोद सर हिंदी। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और बताइए, आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं और बैठ जाइए शांति से। 60 प्रश्न होने वाले हैं हिंदी के। कितने? 60 प्रश्न। प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 60 होगी। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर हमारा पुलिस के एग्ज़ाम तक चलेगा। चलिए बताइए, आज का मॉडल पेपर है कूप मंडूक होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या आप बता पाएंगे? तो बताइए, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जवाब दीजिए। कूप मंडूक होने का मतलब है कुएं का मेढक होना। बताओ, कुएं के मेढक को कुछ नहीं पता, उसे बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं होता, उसे तो सिर्फ कुएं का ज्ञान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूक होना मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होना। बहुत शानदार। चलिए बहादुर शब्द किस भाषा का शब्द है? बताइए, पता है तो बताइए, बहादुर शब्द किस भाषा का शब्द है? सर, बहादुर तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। किसका? तुर्की का। अच्छा, एक और बहुत प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा याद रखना, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं 60 प्रश्न लेकर आए हैं, हिंदी के 60 प्रश्न हैं। जाइएगा मत कहीं, बैठ जाइए एक बार और अच्छे से 60 प्रश्न सॉल्व करिए, तभी हटिए। क्लास छोड़ के कहीं मत जाइए। देखिए, तरंग शब्द का समानार्थी क्या होता है? तरंग शब्द का समानार्थी कहें या पर्यायवाची कहें तो तरंग का क्या होता है? तरंग, किरण, उर्मी होता है तरंग का पर्यायवाची। क्या होता है तरंग का? ऊर्मी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे प्रश्न पर, हमारे अगले प्रश्न पर चलिए और बताइए, राष्ट्र की खाली स्थान है, मैं ही देशवासियों फिर खाली स्थान है। उपयुक्त वाक्य बताइए, क्या भरा जाएगा? बताओ क्या भरा जाएगा? राष्ट्र की खाली स्थान में ही देशवासियों की फिर खाली स्थान। उपयुक्त वाक्य को पूर्ण कीजिए, क्या भरा जाएगा? बताइए। सर, राष्ट्र की प्रगति यहाँ भरा जाएगा। प्रगति, राष्ट्र की प्रगति
प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति है। राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति है। विकल्प सी, तरक्की नहीं भरना, तरक्की गलत है। राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति है ना। बात समझ आई? विकल्प सी होगा। और बहुत शानदार प्रश्न। रात्रि 9 बजे मैं 2 टॉपिक करा चुका हूँ, तीसरा अभी कराना है। काल कराना बाकी है। 2 दिन से रात्रि 9 बजे क्लास नहीं हो पा रही है। आज कोशिश करेंगे कि आज आपकी क्लास हो जाए। तो वहाँ काल टॉपिक चल रहा है। बताइए, रात्रि 9 बजे वाली क्लास की है तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती? भाषा तथा बोलियां पढ़ाई हैं, लिपि पढ़ाई हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? सर पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 आती हैं। कौन कौन सी? सर कन्नौजी आती है, खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, एक बुंदेली आती है और एक और आती है। कौन सी है? क्या आप बता पाएंगे? सर हरियाणवी। 5 आती हैं। हरियाणवी को बांगरू कहते हैं और खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। सर बघेली नहीं आती। आंसर सही होगा ए, बघेली। अच्छा, फिर बघेली किस भाषा की बोली है? बघेली किसकी है सर? ये तो पूर्वी उपभाषा की बोली है। पूर्वी उपभाषा की बोली है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। और हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं? बताइए। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वृक्षों के नाम, देशों के नाम, नक्षत्रों के नाम या पर्वतों के नाम? तो किसके नाम स्त्रीलिंग होते हैं? सर नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम। आज सर्च करिए, आज होमवर्क है कि नक्षत्र क्या होते हैं। भाई प्रश्न तो आ रहा होगा ना दिमाग में कि नक्षत्र क्या है, तो आज सर्च करना कि नक्षत्र को कितने होते हैं। हमने बता दिया 27। कौन कौन से आप सर्च करना, अपनी नॉलेज बढ़ा लेना, ठीक है, ताकि पता चले, आपको पता चले। नक्षत्रों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में, और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। चलिए, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये, अक्सर एग्जाम में आता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? बताइए। आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक के रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन, ये किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। किसने? ये मोहन राकेश ने लिखा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रचनाएं से 1-2 प्रश्न आएंगे, साहित्य से प्रश्न आते हैं। कौन सी रचना किसने लिखी है, कौन सा कवि किस काल का है, कौन सा उपन्यास किसका है, तो आपको ये प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पता है तो बताओ, पता है तो बताओ कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? सर राम नारायण पांडे हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? राम नारायण पांडे। बहुत शानदार। हल्दी घाटी इनके द्वारा लिखी गई एक कृति है, राम नारायण पांडे। चलिए बताइए अगला प्रश्न, पता है तो बता दीजिए, गलत ना हो, कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है? देखिए, खड़ी बोली किस उपभाषा की बोली है? ये पश्चिमी की है। और पश्चिमी किससे निकली है? सौरसेनी अपभ्रंश से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई एक बोली है। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। बताइए, अपभ्रंश कितने हैं हिंदी में? 7 हैं। अपभ्रंश कितने हैं? 7 हैं। उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। बोलियां कितनी हैं? 18 हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए और शानदार प्रश्न के लिए तैयार रहिए कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती हो उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, उन्हें क्या कहते हैं?
तो जिनकी विशेषता बताई जाए ऐसी संज्ञाएं विशेष कहलाती हैं। हमने कल भी बताया था, ऐसी संज्ञाएं विशेष कहलाती हैं। जिनकी विशेषता बताई जाए वह विशेष हैं, और जो विशेषता बताएं वह विशेषण हैं। वह क्या हैं? विशेषण है। और क्रिया की विशेषता बताएं तो क्रिया विशेषण। और जो शब्द बदलते नहीं हैं, जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बनता, वो अव्यय या अवकारी शब्द कहलाते हैं। चलिए बढ़ जाइए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बढ़ जाइए आगे। किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य चुनना है। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो ध्यान से सुनिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? सर ऑप्शन बी, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं। ऑप्शन बी सही है। अच्छा सर, ऑप्शन बी सही है? हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी है। ए में क्या गलती है? ए में देखो, मुझे भारी दुख है। मुझे भारी नहीं, दुख भारी नहीं होता, मुझे बहुत दुख है। बोलने को हम अपनी बोलचाल में बोल दें कि मुझे भारी दुख है, पर ये व्याकरण से गलत मानती है। होना चाहिए मुझे बहुत दुख है। तो यहाँ पहले में गलती ये है, आकाश में दीर्घकाय बादल छाए। दीर्घकाय नहीं, घने बादल होते हैं। दीर्घकाय तो किसी वस्तु, जैसे दीर्घकाय पर्वत, ऐसी सिचुएशन में यूज होता है। बादलों के लिए घने बादल यूज करते हैं, जब बहुत ज़्यादा बादल हो तो घने बादल, दीर्घकाय नहीं। और कोयले का बोलना, कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। कहाँ गलती है? सर बोलना नहीं आएगा, कोयल बोलती नहीं है। अब आपको कोई सर बोलती है? नहीं, कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है, बोलना नहीं। बोलता तो इंसान है। हम कह भले ही दें कि कोयल बोल रही है, लेकिन नहीं, ये अशुद्ध है। बोलते हैं कोयल कूक रही है। क्या आप कह सकते हो कुत्ता बोल रहा है? नहीं, कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, मेढक बोल रहे कह देते हैं, क्योंकि हमारी वो व्यवहार में नहीं है। नहीं तो ये शुद्ध है, मेढक टर टर कर रहे हैं, ये ठीक है। ठीक है मेरी बात। बिल्ली बोल रही है, अगर ये वाक्य लिखा है तो गलत, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। क्या मेरी बात समझ आई? कोयल बोलती नहीं है, कोयल कूं करती है। अब आप कहोगे कूं करना भी तो बोलना है। हाँ, पर वो उसकी कूं करना ही बोलना है, लेकिन बोलना नहीं बोलेंगे, उसके लिए उचित शब्द बोलना नहीं लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे होगे? आप बताओ, मैं बोलूं कुत्ता बोलता है, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कुत्ता बोलता है, आपसे बोलेगा क्या कुत्ता? नहीं, नहीं बोलेगा, नहीं बोलता, वो तो भौंकता है। चलिए आगे चलिए और अगला प्रश्न बताइए। और बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। गलत ना हो। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वाक्य में पहले है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये क्या है? सर पहले ये पहले, कल, आज, अभी, कुछ दिन बाद, ये समय सूचक हैं, ये समय को बताते हैं, ये क्रिया विशेषण है। और जो समय को बताएं वह कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो पहला शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलिए। हमारा अगला प्रश्न बताइए। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है? अब काय में सर्वनाम पूछा गया, उसने अंडरलाइन नहीं की। इसमें बताओ, इसमें कौन सा सर्वनाम है? बताओ। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। बताइए इसमें क्या सर्वनाम है? हमने अंडरलाइन कर दी क्या के नीचे। बताइए इसमें क्या सर्वनाम है? सर क्या, कौन, कब, कैसे, ये सभी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कब, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, ये क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जिसे पूछा जाता, इस पे अगर अंडरलाइन करता वो, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता। कौन? संबंधवाचक सर्वनाम।
बहुत बढ़िया। और बताइए, बताइए माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक है? बताइए, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक है? बताइए। माँ बच्चे को, ये कौन सा कारक है? सर को लगा है, और को किसका कारक विभक्ति है? ये कर्म कारक की विभक्ति है, अर्थात इसमें कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, किस क्रम में, किस क्रम में क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय लिखा है पूरा है, कृदंत प्रत्यय नहीं है, किसमें कृदंत प्रत्यय नहीं है? बताइए। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक होता है कृदंत प्रत्यय, और एक होता है कौन सा? कृदंत और तदित प्रत्यय। जो क्रियाओं से बने हुए हैं कृदंत, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने हुए हैं तदित प्रत्यय। अच्छा, तो कौन सा कृदंत नहीं है? जो क्रिया से नहीं बना वो कौन सा है? जल्दी बताओ। सर खिल से बना है खिलौना, ये भी कृदंत है। ओढ़, ओढ़ से बना है ओढ़ना, तो सर ये भी कृदंत, क्योंकि ओढ़ एक धातु है, ओढ़ एक धातु है, उसमें ना प्रत्यय लगा है तो ओढ़ना। तो सर ये तो क्या है? ये तो कृदंत प्रत्यय है, और ये क्रिया भी है, ये तो क्रिया ही है। चल से नी प्रत्यय लगा है चलनी, ये भी चल धातु से बना है, और धातुएं सभी क्रियाएं होती हैं, तो ये भी कृदंत प्रत्यय। ए में भी कृदंत प्रत्यय, वी में भी, बी तो वर्ब ही है, बी तो क्रिया ही है। खुरचन, ये जो खुरचन है सर, ये खुरचन क्या है? ये संज्ञा है, और ये संज्ञा है, ये कृदंत प्रत्यय नहीं है, ये संज्ञा है, और इसे तदित प्रत्यय माना जाएगा। ठीक है, खुरचन, खुरचन में एक संज्ञा है, इसमें कृदंत प्रत्यय नहीं है। जो क्रियाओं से बने, जो धातुओं से बने, वो कृदंत प्रत्यय होता है। यहाँ कृत लिख दिया उन्होंने, पूरा कृदंत प्रत्यय लिखा होना चाहिए। तो खुरचन में कृत प्रत्यय नहीं है, इसमें तदित प्रत्यय होगा। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है कि अवधि भाषा, जो अवधि किसी उपभाषा वर्ग की बोली, अच्छा अवधि किस, किसी नहीं होनी चाहिए, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बताइए, अवधि कहाँ से, किस उपभाषा से निकली है? हमने आपको बताया था सर, पूर्वी हिंदी की ट्रिक है, ABC। पूर्वी हिंदी से 3 भाषाएं निकली हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो जो अवधी भाषा है वो पूर्वी हिंदी से निकली है। कहाँ से? पूर्वी हिंदी से। अवधी पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। चलिए आगे बताइए, और हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, बताइए बहुत शानदार, कि संजय बहुत देर से टहल रहा है, कौन सी क्रिया है? संजय बहुत देर से टहल रहा है, कौन सी क्रिया है? सर टहलना, चलना, उठना, बैठना, उड़ना, ये सभी क्रियाएं कैसी होती हैं? सोना, रोना, ये सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो संजय बहुत देर से टहल रहा है, ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक। क्या टहल रहा है? क्या टहलना कोई काम है? नहीं, अकर्मक क्रिया है, अर्थात जब क्रिया के साथ कर्म ना हो तो अकर्मक होती है, और टहलना के साथ कभी कर्म नहीं आ सकता। चलिए आगे बताइए, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जवाब दीजिए बड़े सावधानी पूर्वक। किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं? क्या निलंबन में नी उपसर्ग है कि नहीं? बिल्कुल सर, निलंबन में नी उपसर्ग है। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही है। निराकरण में निर उपसर्ग है, ये भी सही है। अपहरण में अप उपसर्ग है, लेकिन दुर्योधन में दु उपसर्ग नहीं होता।
ये गलत है और यही जवाब सही है। दुर्योधन में दू नहीं, दुर्योधन में फिर कौन सा होता सर? दुर्योधन में दुर उपसर्ग होता है, दुर। दुर्योधन में उपसर्ग तो होता है लेकिन दू नहीं होता, दुर होता है, दुर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलते हैं अगले प्रश्न पर और जवाब देना है। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। देव शब्द का बहुवचन क्या है? तो देवो नहीं होगा, देव का बहुवचन होता है। कुछ बहुवचन गण, वृंद और जन लगकर बनते हैं, तो देव का बहुवचन देवगण होगा। क्या होगा? देवगण। जैसे अध्यापक का बहुवचन क्या होगा? अध्यापकगण। शिक्षक का शिक्षकगण, शिशु का शिशुवृंद। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बहुवचन गण, वृंद और जन लगकर बनते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बताइए किस क्रमांक में वाग्य वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? कौन सा संधि विच्छेद ठीक है? सर संधि विच्छेद कौन सा ठीक है? बाक धन वैभव, ऑप्शन सी जो लिखा है ना, बाघ नहीं होगा, बाक। और बाक धन वैभव कौन सी संधि है? ये तो सर व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? बाक वैभव में व्यंजन संधि है। और चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? बताइए। सर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। कौन सा है? मानवीकरण। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए। जह तह मज्जा मांस रुच रख लग परत पगारे, जित जित छिटके हाड़ से तु कहे कहे रत्नारे, कौन सा रस है? पता चल गया होगा, बताइए। कौन सा रस है? सर यहाँ मांस की बात की जा रही है, यहाँ हाड़ हड्डी की बात हो रही है, यहाँ घिनौनापन आ रहा है ना, यहाँ पर घिनौनेपन का भाव जहाँ उत्पन्न हो वहाँ कौन सा? बीभत्स रस होता है, बीभत्स। कौन सा रस है? बीभत्स रस है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए। पता है तो बताइए कि गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? सर गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला। और गायों के लिए शाला, इसमें विभक्तियां प्रयोग हुई हैं, अर्थात विभक्तियों वाला समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास। यह विभक्तियों वाला समास है। अगर पूछा जाए ये तत्पुरुष में भी कौन सा था, कौन सी विभक्ति वाला था, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा था? संप्रदान तत्पुरुष। और देखिए दिगु क्या होता है? जिसका एक पद संख्यावाची विशेषण हो, दिगु समास है। जिसके दोनों पद प्रदान हो, द्वंद्व समास है। जिसका प्रथम पद प्रदान हो और वही पद अव्ययी हो, अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। चलिए बताइए। निम्नलिखित में से काले छपे शब्द का पर्यायवाची बताना है। शिव, भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है। शिव का पर्यायवाची क्या है? जल्दी से बताइए। सर ये नहीं है। लंबोदर किसका है? ये तो गणेश का है। पिनाक किसका है? ये धनुष का है। प्यासु, ये पिपासु होना चाहिए, इच्छुक है। पर शिव का जो है पिनाकी,
शिव को पिनाकी, शिव को पिनाकी कहते हैं, शिव को मृत्युंजय कहते हैं, शिव को चंद्रशेखर कहते हैं, महादेव कहते हैं, महाकाल कहते हैं। ये पिनाकी, ये शिव, ये किसका पर्यायवाची है? भगवान शंकर का पर्यायवाची है। ऑप्शन सही होगा ए। बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं। और वर्णमाला अगर रात्रि 9 बजे वाली क्लास में पढ़ी है तो प्रश्न गलत ना हो। किस क्रम में विवर्त स्वर है? बताइए, किस क्रम में विवर्त स्वर है? सर, गुरु जो डी में लिखा है, ऑप्शन डी में लिखा है, आ एक विवर्त स्वर है। और जाइए देखिए, हमने वर्णमाला संपूर्ण हिंदी क्लास सीरीज में वर्ण और उनके उच्चारण स्थान वर्णमाला में पढ़ाए हैं। तो विवर्त, अर्धसंवृत, अर्धविवर्त, विवर्त, ये सभी हमने पढ़ाए हैं अक्षर। देख लीजिए, देख लीजिए। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है? बताइए, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है? सर, उन्मूलन का विपरीतार्थक होता है, उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ देना, और उसका विलोम होता है रोपड़। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपड़। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर। और बहुत शानदार प्रश्न है कि छंदबद्ध पंक्ति में स्वर की समानता है। ये छंदबद्ध पंक्ति क्या है? सर, छंदबद्ध का मतलब होता है, देखो, पढ़ने में एक जैसा लगे। छंदबद्ध, जब किसी छंद को पढ़ने में एक लय मिल जाए, उस लय को तुक कहते हैं। एक लय, जब एक लय मिल जाए तो उसे तुक कहते हैं। और छंद में जब थोड़ा सा रुकते हैं तो उसे यति कहते हैं। और छंद में जो लाइनें होती हैं 4, उनको चरण कहते हैं। और गढ़ क्या है? यगड़ मगड़ जगड़, इनकी संख्या 8 होती है छंद में। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। और हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इम्तिहान लेने वाले को क्या कहेंगे? बताइए। इम्तिहान लेने वाला क्या कहलाएगा? सर, परीक्षक कहलाएगा। जो परीक्षा ले, जो इम्तिहान ले। इम्तिहान कहें या परीक्षा कहें, ये कई बात है। इम्तिहान या परीक्षा लेने वाला परीक्षक कहलाता है। परीक्षक। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बताइए अगला प्रश्न, खूबसूरत प्रश्न है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 से बिल्कुल भिन्न है? 3 एक जैसे समान है, लेकिन एक उससे बिल्कुल अलग है, विषम है, भिन्नार्थक है। सर, ये ऑप्शन ए होगा, भुवन। कौन होगा? ऑप्शन ए, भुवन। ये अन्य 3 से अलग है। अच्छा, तो ये क्या है? गिरह कहें, गेह कहें, निकेतन, ये घर के पर्यायवाची हैं। गिरह, गेह, निकेतन। लेकिन ये भुवन महल का पर्यायवाची है। याद रखना, महल और घर में अंतर है। भुवन महल का पर्यायवाची है, जबकि गिरह, गे, घर, ये घर के पर्यायवाची हैं। गिरह, घर, गेह, निकेतन, आलय, ये घर के पर्यायवाची हैं। भुवन मतलब महल, बड़ा सा, ये अलग बात होती है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ये अन्य 3 से अलग है। कितना सटीक ऑप्शन था, है ना? गलती होने के 90% चांस थे। ऐसे प्रश्नों का ही अभ्यास तो 8 बजे आते हैं करने, कि जो गलतियां एग्जाम में होनी है वो यहीं कर लेंगे, एग्जाम में सीख के जाएंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए सर, कौन सा शब्द तत्सम है? जल्दी से। दधी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। दधी शब्द तत्सम है। अच्छा, तो दधी का तद्भव भी होगा। हाँ, दही। दधी का तद्भव दही होता है।
अच्छा सर ये तत्सम है ददी, हाँ तो बाकी सब तद्भव हैं बिल्कुल। तो पड़ोसी का तत्सम क्या होगा, ध्यान से सुनिए। पड़ोसी का तत्सम होता है प्रतिवासी, पड़ोसी का तत्सम होता है प्रतिवासी, पंख का तत्सम होता है पक्ष, और मिट्टी का होता है मृत्तिका। मिट्टी का तत्सम क्या होता है, मृत्तिका। चलिए आगे बढ़ जाइए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं, आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियां किन वर्णों को कहा जाता है, बताइए। सर ये नवीन विकसित ध्वनियां, ऑप्शन ए खा और गा को नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। बहुत बढ़िया। और आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। कौन सा घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण है। घोष को ही सघोष कहते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो सर खा तो दूसरा है, किसी भी वर्ग का चा पहला है, ठा भी दूसरा है, माँ, ये माँ जो वर्ण है ये पांचवा वर्ण है, यही क्या है, यही घोष वर्ण है। ये क्या है, माँ एक घोष वर्ण है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए और बताइए, बताइए बहुत बढ़िया कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। जिनमें जिन चारों चरण में समान मात्राएं आए तो वो कौन सा छंद कहलाता है। जैसे प्रत्येक चरण में 16-16 आ जाए, या 20-20 मात्राएं, 24-24, 26-26, तो जब समान मात्राएं आए तो क्या कहलाएगा। सर समान मात्राएं आए तो वो सममात्रिक छंद कहलाता है। और दो में एक और दो में एक जैसी, जैसे 11-11, 13-13, दो और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद। और चारों चरण में जब अलग अलग मात्राएं हों तो विषम मात्रिक छंद। तो इस प्रश्न का फिलहाल जवाब क्या है, इस प्रश्न का फिलहाल जवाब होगा आंसर ए, चारों चरण में समान मात्राएं सममात्रिक छंद है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे और बताइए, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है। एक और प्रश्न है छंद से, बताइए। सममात्रिक छंद कौन है, चौपाई। चौपाई को सममात्रिक छंद कहा जाता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, और पता है तो बताइए, पता है तो बताइए। अमावट में कौन सा प्रत्यय है। अमावट में प्रत्यय बताइए। सर अमावट में आवट प्रत्यय है, मावट मत कर देना। अमावट में आवट प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। प्रत्यय और उपसर्ग को शब्दांश भी कहते हैं, प्रत्यय उपसर्ग को शब्दांश भी कहते हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलते हैं आगे, एक छोटा सा गद्यांश, 36 से 40। और प्रश्नों की संख्या आज फिर से 60 है। गद्यांश के बाद भी हमारे पास 20 प्रश्न बचे होंगे, तो जाइएगा मत, नहीं कहीं मत जाइएगा, पढ़िए। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। क्या है प्रश्न, गद्यांश। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है, जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल आगे है, जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं।
जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त है, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जानते ही नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है, भीड़ में फंसे भीड़ के लिए करता है। अच्छा, जान भी ले लो तो सिर्फ इतना जानते हैं, जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए और हमारी चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है, जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। जनों की अपेक्षा, अच्छा यहाँ है, अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए जो एक भीड़ से एक अन्य समान जनों की अपेक्षा अधिक गहरा संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा है, जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा है। बताइए उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? 5 प्रश्न मुफ्त के हैं और एग्जाम में तो आते हैं, बताने पड़ेंगे। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है भीड़ में कवि। क्या है? भीड़ में कवि। और अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न है भीड़ से मुक्ति का उपाय है। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? भीड़ में अपनी शक्ल देखना। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? भीड़ में अपनी शक्ल देखना। और अगला प्रश्न है कि भीड़ किन के लिए रुकावट है? बताइए। भीड़ किन के लिए रुकावट है? सर, मोटर में चलने वालों के लिए, जो मोटर से चलते हैं उनके चलने वालों के लिए भीड़ रुकावट है गद्यांश के अनुसार। और बताइए कि भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? गद्यांश में दिए गए हैं ये सभी बातें। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? जल्दी से बताइए। सर, भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। और गद्यांश का आखिरी प्रश्न है कि भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? इसके बाद 20 प्रश्न और हैं। इसके बाद 20 प्रश्न और हैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 60 है। आज हिंदी के प्रश्नों की संख्या कल की तरह 60 ही है। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सत्ताधारी। जो सत्ताधारी लोग हैं वो भीड़ का इस्तेमाल करते हैं, आम लोग थोड़ी नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बताइए कि नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करिए। जो तद्भव है उसे पहचानिए। मुंह का तद्भव है, क्या होता है? मुख। मुंह का तद्भव क्या है? मुख है। मुंह का तद्भव क्या है? मुख है। तो यहाँ पे तद्भव शब्द क्या है? सर, मुंह है। मुंह एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम मुख होगा। मुंह एक तद्भव शब्द है। चलिए बताइए, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सर, चिर उपसर्ग है। उपसर्ग आयु मत लगा देना, ये प्रत्यय हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। और प्रत्यय इसमें कोई नहीं है, आयु मूल शब्द है, तो चिर उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। बहुत बार बताया,
प्रत शब्द के पीछे जुड़ता है। बहुत शानदार। और बताइए, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है? पता है तो बताओ, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से बताइए। यशोधरा का संधि विच्छेद होगा यशा धन धरा। ऑप्शन डी। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन डी वाला सही है, ऑप्शन डी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, कल की ही न्यूज़ है। हमने टेलीग्राम पर न्यूज़ पेपर की कटिंग डाली है, देख लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, जुड़ जाइए। वहाँ हमने अपडेट दी है, वहाँ कटिंग डाली है। 35,000 लगभग वैकेंसियों का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। आप सभी अपने तैयारी को बढ़ा दीजिए, तैयारी की गति को बढ़ा दीजिए। चलिए आगे चलिए, बताइए। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? सर, जो ऑप्शन ए में लिखा है अन्वेषण, ये शुद्ध है। ऑप्शन ए वाला अन्वेषण शुद्ध है। ऑप्शन ए वाला अन्वेषण शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जो ऑप्शन ए में लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए आगे, और आगे बताइए। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, में कौन सा वाक्य है? बताइए। ये सरल वाक्य है, ये संयुक्त है, ये मिश्रित वाक्य है। देखिए, इतना बड़ा सेंटेंस है, सरल तो हो ही नहीं सकता। और लगा है क्या? नहीं लगा, संयुक्त भी नहीं है। जिधर धुआं दिखाई दिया, फिर एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड है, उधर सब लोग दौड़ पड़े। तो एक वाक्य जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो, तो वहां कौन सा वाक्य होता है? मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। कौन सा? मिश्र या मिश्रित वाक्य। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। मैंने फिर आपसे बता रहा हूं, प्रश्नों की संख्या 60 है। कल भी थी, आज भी, और लगातार 20 प्रैक्टिस सेट में ऐसे लाऊंगा जिनमें प्रश्नों की संख्या 60 हो। बताइए, मृगनयनी के रचनाकार कौन है? मृगनयनी किसने लिखी है? जल्दी से बताइए। सर, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी है। मृगनयनी के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। बहुत बढ़िया। अब पीडीएफ अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये 7-8 क्वेश्चन थोड़े से भद्दे हैं, बिलर हैं, शायद आपको ना दिखें। बताइए, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राजभाषा संबंधी कौन से प्रावधान हैं? बताइए। सर, राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है वो 343 से 51 है। अच्छा, तो कौन सी अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। और भाग 17, कौन सा? भाग 17। भाग 17। चलिए बढ़ जाइए। मैंने आपसे कहा वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए, ये क्वेश्चन बिलर हैं ये क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख तक उच्चारित व्यंजनों का सही क्रम क्या है? जो वर्ग होते हैं ना, वो का वर्ग किससे बोला जाता है? सभी वर्ग किस क्रम में है वो बता दीजिए। सर, का वर्ग किससे, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। तो सर ये क्रम ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये ए वाला विकल्प सही है, ए वाला। इसी प्रकार वर्गों का उच्चारण स्थान है का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, ता वर्ग, फिर पा वर्ग। चलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए। 8-10 क्वेश्चन और हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।
कौन सा रस है? कौन सा रस है, जल्दी बताइए। बहुत शानदार सर, अद्भुत रस है। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। और चलिए आगे, 10 प्रश्न और हैं, 10 प्रश्न और हैं। प्रश्नों की संख्या 60 थी। बहुत बेहतरीन। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का है? कौन सा पद अव्ययी भाव समास का है? सर कौन सा है? ऑप्शन सी, प्रतिदिन। ये अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। और अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसी तरह करते रहिए। वीडियो की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। सुन सिए सत असीस हमारी, पूजै मन कामना तुम्हारी। इसमें कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? सर इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, तो इसमें चौपाई छंद है प्रत्येक में। अब मात्राएं लगाना हम सिखाएंगे, अगर आती हैं तो बता दें। एक मात्रा, एक एक एक, इसकी भी एक एक होगी। यहाँ एक, फिर दो, एक एक दो दो, इस प्रकार ये 16 मात्राएं होंगी। हमने पहले से ही गिनी है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको गिननी नहीं आती हैं तो मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब गिनवाया करूंगा। तो इसमें चौपाई है। बहुत शानदार। और बताइए, वीडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए कि उचित विराम चिन्ह लगाइए। एमए और बीएड पास किया है, तो एमए के बाद देखो उचित विराम चिन्ह क्या है? इसमें कुछ दिख तो रहा नहीं है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा। कौन सा ठीक होगा? कॉमा लगा, देखिए ऐसे होना चाहिए, मैं बता दूं। यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है, मुझे क्या यही लग रहा है, यही लग रहा है, ये ऑप्शन बी वाला। देखिए एम ए, यहाँ ऐसा हो फुल स्टॉप, फिर यहाँ कॉमा होना चाहिए, फिर यहाँ फुल स्टॉप, ऐसा विकल्प। तो हम मान लेते हैं ये बात बी में ही लिखी है, क्योंकि इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो फुल ऐसे लगेंगे, फिर बीच में यहाँ कॉमा हो तब बी एड, ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि उचित विराम चिन्ह, एम ए और बी एड पास किया है, उचित विराम चिन्ह बताइए। मंद का विलोम क्या होगा? ऑप्शन अगर नहीं दिख रहे तो मैं बोल दूं, ये स्वस्थ लिखा, सुस्त लिखा, ये द्रुत लिखा, ये तुरित, ये शीघ्र, तो मंद का विलोम क्या होगा? बिल्कुल सटीक ऑप्शन है, बहुत सटीक ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। सर मंद का विलोम शीघ्र होता है। देखिए मंद मीन्स होता है स्लो, धीमा, शीघ्र मीन्स होता है जल्दी। अब आप कहोगे सर त्वरित मीन्स भी तो जल्दी होता, ध्रुत मीन्स भी जल्दी होता, लेकिन मंद का विलोम नहीं होगा। मंद का विलोम सटीक होगा, शीघ्र। ठीक है, मंद का विलोम सटीक शीघ्र होगा। ध्रुत और त्वरित इनका मतलब भी शीघ्र होता है, लेकिन ये मंद के विलोम नहीं है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, यही बात तो अभ्यास से सीखनी है भैया, यही बात तो प्रैक्टिस से सीखनी है, ताकि एग्जाम में हमारा प्रश्न गलत ना हो। और अगला प्रश्न बताइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक है? सर जो कोई है, ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक कौन कौन है? कौन कौन सा सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जो कौन सा है? जो, सो, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम है। और वह, यह, ये, वे, ये पुरुषवाचक है। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बताइए, वृक्ष पर पक्षी बैठा है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, कौन सा कारक है? कारक चिन्ह बताइए। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, सर मैं और पर कहीं पर आ जाए, मैं और पर कहीं पर आ जाए, वहां अधिकरण कारक होता है। मैं और पर क्या होगा? अधिकरण कारक। और कल भी ये प्रश्न बताया था, योग रूढ़ शब्द कौन है? बताओ।
जब दो शब्द मिलकर, दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो योग रूढ़ शब्द कहलाता है, अर्थात सभी पर्यायवाची शब्द योग रूढ़ हैं। तो कौन सा? लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है। लंबोदर क्या है? एक योग रूढ़ शब्द है। बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? जो क्रिया से बना हो वो बताइए, क्रिया में प्रत्यय लगने से बना हो। सर ये है कृदंत। बिकाऊ। सर बिकना में आऊ प्रत्यय लगा है, बिकाऊ। बिकना में, बिकना क्रिया थी उसमें प्रत्यय लगा है, तो बिकाऊ एक कृदंत प्रत्यय है। और बहुत बढ़िया। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? बताइए, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? थोड़े से बिलर हैं प्रश्न, हमने कहा था वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखी है। किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखी है। और आज का ये, इसके बाद एक और आखिरी प्रश्न होगा। 59वां प्रश्न है कि तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस नहीं पे ध्यान दिया करिए, अंत में नहीं पे गौर नहीं होता है। नहीं है, कौन सा नहीं है? तीर का पर्यायवाची कौन नहीं है? जल्दी बताइए। अब इसमें तो विकल्प ही समझ नहीं आते। सर बाण भी है, नाराक्ष भी है। अब ये दो विकल्प समझ नहीं आ रहे, दो पता नहीं क्या है। ये बिलर है, देख नहीं रहे है ना। पीडीएफ में मिस प्रिंटिंग थी ये पीडीएफ एग्जाम में आई हुई है। और ये पीडीएफ जहाँ से हमने ली है, कलेक्ट की है, वहाँ ही बिलर था। तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, छोड़ देता हूँ। चलिए बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। और आज का आखिरी प्रश्न बताइए, और बताइए 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार किसे मिला था? 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार ये इंदिरा डोंगी को मिला था। इंदिरा डोंगी। चलिए, तो इस प्रकार आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। 60 प्रश्न थे, 59वां यहाँ दिख नहीं रहा था। लगभग 60 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए। पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। न्यूज़पेपर, लगभग सभी न्यूज़पेपर ने ये न्यूज़ कवर की थी, इसलिए लग जाइए। ये रात्रि 8 बजे मैं स्पेशल पुलिस के लिए करवाता हूँ। सभी लोग दे सकते हैं ये मॉडल पेपर, लेकिन स्पेशल पुलिस वालों के लिए रात्रि 8 बजे। ठीक है, तो 60 प्रश्नों का ये सेशन समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा? कल फिर से मिलते हैं इसी समय 60 प्रश्नों के साथ। आप लोग जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए, क्योंकि मैं क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट वहीं देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।